नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने जीके जीएस का सर्वश्रेष्ठ टॉप प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं एक-एक प्रश्न को। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि जो गुप्त युग में विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था, वो कौन-सा था? इसकी चर्चा करें। क्या वो कांची था? इसका एक ऑप्शन गायब है। क्या वो कांची था या तक्षशिला था या नालंदा था या वल्लभी था? वो जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो कौन सा था? इसका सही विकल्प का चुनाव करें। मुझे आशा है आप थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर होंगे बी और सी ऑप्शन में। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये बहुत ही प्रश्न पूछा जाता है, ट्रेंडिंग प्रश्न रहता है हिस्ट्री से। तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। जो भी नालंदा विश्वविद्यालय की तरफ बढ़ रहे थे वो सही हैं क्या? आप लोगों के लिए प्रश्न है। क्या इसका निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया था? क्या इसको अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब आग लगा दी थी इसमें? ये दोनों प्रश्न आप लोगों के लिए हैं। क्या ये सही हैं? इस आप चुनाव कर सकते हैं इनका। तो क्वेश्चन नंबर फिलहाल 1 का सही विकल्प सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? क्या चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को, हर्षवर्धन को? समुद्र जो गुप्त है, क्या चंद्रगुप्त मौर्य हैं या चंद्रगुप्त प्रथम हैं या हर्षवर्धन हैं? कौन है जिन्हें भारतीय नेपोलियन कहा जाता है ना? इसका सही विकल्प का चुनाव करें। जो भी हैं विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे हैं वो एकदम सही हैं। समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। अब प्रश्न एक पूछा जाता है, स्टार लगाकर नोट करें कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? मतलब ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? मतलब ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नादिर शाह को, है ना? क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मयूर सिंहासन को लूट कर ले गया था नादिर। इसके लिए ये मतलब इसको वहीं से मतलब फेमस प्रसिद्धि मिली थी कि ईरान का जो शासक था नादिर शाह था, उसे ही कहा जाने लगा कि ईरान का नादिर शाह, है ना? ईरान का नेपोलियन नादिर शाह और भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त। फिलहाल इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि आयुर्वेद की जो वैद्य चिकित्सालय थे वो किसे मानते थे? क्या सुश्रुत को मानते थे या च्यवन को या धन्वंतरी को या चरक को? बता दें। तो जो भी विकल्प सी की तरफ बढ़ रहे हैं वो एकदम सही हैं। इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। ये चरक कौन था? ये हर्षवर्धन के समय राज कवि था, याद रखें। फिलहाल इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अलग अगला देखते हैं। कह रहा है कि पहला गुप्त शासक कौन था? क्या श्रीगुप्त था, चंद्रगुप्त प्रथम था, घटोत्कच था, कुमारगुप्त प्रथम था? कौन था प्रथम? जो पहला गुप्त शासक था वो कौन था? जो लोग ए और बी में कंफ्यूज हैं तो थोड़ा सा संभल कर विकल्प का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 4 का ए सही हो जाएगा। श्रीगुप्त थे, यही संस्थापक भी थे किसके? गुप्त साम्राज्य के। याद रखें इसको, ठीक है? मतलब यहाँ से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हिस्ट्री से हैं, है ना? और मैंने इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ज्योग्राफी, इसके बाद तुम्हें सभी प्रश्न मिलेंगे। लेकिन यहाँ से लगभग 20% तक लगभग आपको हिस्ट्री ही मिलेगी, है ना? तो बने रहें इत्मीनान के साथ। और हिस्ट्री में वो भी बढ़िया चुनिंदा प्रश्न है, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? क्या वो अरबों ने किया था या जो हंगेरियों ने या हुणों ने या तुर्कों ने? वो क्या था? पांचवा का सही विकल्प बताएं। ये हुणों ने आक्रमण किया था, है ना? ये हुणों ने आक्रमण किया था। और इस समय पूछा भी जाता है कि जब हुणों का आक्रमण किया था तो उस समय जो सल्तनत पर राज कौन था? क्या स्कंदगुप्त था? किसका साम्राज्य था? है ना? तो ये समझ सकते हैं कि जब ये हुआ तो उस समय किसका वो शासन था? तो स्कंदगुप्त का था, ये भी याद रख सकते हैं आप। तो फिलहाल इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, हुणों द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आर्यभट्ट और बराहमियर, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है।
के मतलब किस के युग से संबंधित थे, ये किस वंश से संबंधित थे? आर्यभट्ट और बराहमिहिर। क्या गुप्त वंश से थे, कुषाण वंश से थे, मौर्य वंश से थे, पल्लव वंश से थे, कौन थे? तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो सकता है, अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो आप इसको हल नहीं कर पाएंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा ए गुप्त वंश। जो इसका सही विकल्प है वो गुप्त वंश है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बता दें वो बृहदीस्थ था, है ना। ये बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न है। पूछा जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहदीस्थ था, है ना। कुषाण वंश से कनिष्क से संबंधित थे, याद रखें। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां का वर्णन है, मतलब इलाहाबाद में जो स्तंभ लगा हुआ है उसमें किनकी विजयों का, किनकी उपलब्धियों का वर्णन है, वो किनका है? क्या चंद्रगुप्त मौर्य का है, समुद्रगुप्त का है, विक्रमादित्य का है, या स्कंदगुप्त का है? किसका वर्णन है इलाहाबाद के स्तंभ में? तो जो भी विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे हैं वो एकदम सही है। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखें, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि चीनी यात्री फायान किस के शासन काल के दौरान भारत आया था, है ना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है हेंगसान भी चीनी यात्री था, ये किसके समय आया था? ये भी बहुत ही पूछा जाता है, प्रथम चीनी यात्री था। हेंगसान किसके दरबार में आया था, तो हा है ना, हा से ही पकड़ लेंगे, हर्षवर्धन, है ना। ये कभी नहीं भूलेंगे आप। मैंने बता दिया आप लोगों को कि जब हेंगसान पूछे तो हा से शुरू होता है, हा पे से ही तुम्हारा आंसर शुरू होगा, हेंगसान हर्षवर्धन, है ना। तो ये कभी नहीं बोल सकते। तो फिलहाल इस अपना आंसर देखते हैं कि जो फायान था वो किसके समय में आया था। क्या चंद्रगुप्त मौर्य था, समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, कुमारगुप्त था? इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो फायान था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय था, इसका फिलहाल सी सही हो जाएगा। और हेंगसान किसके दौरान में था? हर्षवर्धन के, याद रख सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त शासकों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब ये नहीं वाला बहुत ही इत्मीनान से हल करें ऐसे प्रश्नों को। मतलब जब नहीं है तो तीन विकल्प सही होंगे, एक गलत होगा है। अब हम देख लेते हैं कौन से तीन विकल्प सही हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तर और मध्य भारत के में शासन किया था किन्होंने, गुप्त शासकों ने। ऐसा क्या संभव था कि उत्तर और मध्य भारत के भागों पर शासन करना? हो सकता हो शायद गुप्त शासकों ने किया हो। अगला पढ़ लेते हैं। क्या इनके जो वंशानुगत थी, क्या इनके इनकी जो प्रथा थी वंशानुगत थी कि सिंहासन बड़े पुत्र को मिलता है, या फिर राजपद जो वंशानुगत थी, क्या ऐसा था? क्या न्याय प्रणाली से पहले बहुत अधिक अधिक विकसित थी, जो न्याय प्रणाली थी बहुत ही बढ़िया थी, उम्दा थी। भूमि करों में वृद्धि और वाणिज्य करों में जो क्या यहाँ कमी थी, क्या थी? तो इसका सही विकल्प चुनें। नहीं है ना, ये पूछ रहा है। ये देखो बिल्कुल बहुत सही बात थी, है ना। न्याय प्रणाली भी बहुत बढ़िया थी, भूमि कर में वृद्धि और व्यापार वाणिज्य में कमी भी, ये भी थी। ये यहाँ तक तो ठीक है कि वंशानुक्रम तो था ही, लेकिन जो राजपद थी ये वंशानुक्रम नहीं थी, ये गलत है। तो फिलहाल ये विकल्प गलत हो जाएगा। तो 9 का बी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न है, उम्दा प्रश्न है, आप लोग सभी कर ले जाएंगे आशा है, लेकिन इसको स्टार लगाएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा जाता है बहुत ही, इसकी रचनाएं भी खूब पूछी जाती हैं, कुमारगुप्त, कुमार संभव, है ना, अभिज्ञान शकुंतलम, है ना। लेकिन एक थोड़ी सी ट्रिक बता दें कि जो कालिदास हैं इनकी रचनाओं में लास्ट में ऐसा माँ मिलेगा और ऐसा होगा, है ना। तो समझ सकते हैं कि कालिदास के कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम, है ना, लास्ट में, तो इसको भी समझ लेते हैं। लेकिन फिलहाल ये पूछ रहा है कालिदास किसके राज दरबार में थे? क्या चंद्रगुप्त मौर्य थे, समुद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे, या कुमारगुप्त थे, कौन थे? तो जो लोग भी लोग विकल्प सी की तरफ बढ़ रहे हैं वो एकदम सही हैं, बढ़िया हैं, बहुत ही उम्दा हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सी विकल्प सही हो जाएगा। और बता दें चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय का ही उपनाम क्या था, विक्रमादित्य उपाधि मिली थी, है ना। तो ये बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न है, उम्दा प्रश्न है, इसको आप याद कर लें, समझ लें इसको कि कालिदास किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता था, ऐसा रखें, याद रखें। और इनकी रचनाएं भी पूछी जाती हैं, तो लास्ट में ऐसे माँ बन के आएगा ना, तो समझ जाइएगा कि कालिदास के जैसे कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम, है ना, ये भी सारी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। फिलहाल इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पूछ रहा है गुप्त
जो काल था, जो गुप्त युग था, उसका प्रवर्तक कौन था, मतलब इसका संस्थापक कौन था गुप्त साम्राज्य का? क्या घटोत्कच थे, श्रीगुप्त थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे या समुद्रगुप्त थे, है ना? कुछ लोग बहस भी करते हैं कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था, है ना? ऐसा नहीं है। अगर ये लिखा हो कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, है ना, ये दोनों में बहुत ही डिफरेंट अंतर है, समझ सकते हैं आप। जैसे गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, है ना? अगर हम तुमसे पूछें गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर हम पूछें कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, एक ये वर्ड जुड़ जाता है ना वास्तविक, तब कौन था? तब हो जाएगा इल्तुतमिश, है ना? तब गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश था, है ना? ऐसे ही प्रश्न, मतलब थोड़ा जब ये जोड़ देना वास्तविक, तो क्वेश्चन बदल जाता है ना? तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा कि जो जो गुप्त साम्राज्य का जो पहला व्यक्ति था वो श्रीगुप्त था, इसको ही संस्थापक माना गया है। ये अगर पूछा जाए वास्तविक संस्थापक तो चंद्रगुप्त प्रथम होगा, है ना? तो फिलहाल इसका सही विकल्प भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है कि गुप्त राजवंश किसके लिए फेमस था, मतलब ये किसके लिए प्रसिद्ध था गुप्त साम्राज्य, है ना? क्या कला और स्थापत्य के लिए था, या साम्राज्यवाद के लिए था, या राजस्व या भूमि सुधार के लिए था, या इनमें से कोई नहीं था? बड़े इत्मीनान से इस प्रश्न को हल करें, बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न रहता है कि गुप्त साम्राज्य किसके लिए प्रसिद्ध था, है ना? तो जो लोग विकल्प ए और सी में कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा पेशेंस बनाकर इसको हल करें। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा कला और स्थापत्य के लिए ये फेमस था गुप्त साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पूछ रहा है कि गुप्त साम्राज्य की जो सरकारी भाषा थी वो क्या थी, क्या पाली थी, प्राकृतिक थी, हिंदी थी, संस्कृत थी, कौन सी भाषा थी? गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? क्या पाली थी, प्राकृतिक थी, हिंदी थी, या संस्कृत थी, कौन सी भाषा थी? सही विकल्प का चुनाव करें। तो इसकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी, याद रख सकते हैं आप। गुप्त साम्राज्य की भाषा थी संस्कृत थी, याद रखना। इसका संस्थापक श्रीगुप्त था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ भी था, है ना? अब ये देखो, मिल गया आपको क्लू कि गणितज्ञ कौन था, तो आर्यभट्ट थे, है ना? मिल गया ना क्लू? तो ये ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा ऐसे भी हल कर लें कि ज़रूरी नहीं कि पूरी परिभाषा ही आप समझें, और वो अगर समझ में ना आए तो क्वेश्चन को छोड़ दें, कुछ ना कुछ क्लू ज़रूर मिलता है। तो फिलहाल इसका जो गणितज्ञ था वो आर्यभट्ट था, है ना? अब फंसने को तो ब्राह्मण में भी चले जाते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर, इसका सही विकल्प होगा आर्यभट्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा राजा था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? अभी हाल मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। क्या चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन में है? स्कंदगुप्त है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, कुमारगुप्त है ना? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, इसको ही विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, है ना? क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह कौन सा राजा था जिसने हूणों के आक्रमण को रोका था? मैंने बताया था कि जब हूणों का आक्रमण हुआ था उस समय स्कंदगुप्त था, है ना? ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, स्कंदगुप्त है ना इसका सही विकल्प। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जो गुप्त संवत था किसके द्वारा स्थापित किया गया? क्या चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, समुद्रगुप्त था, कुमारगुप्त था? देखो कुल संवाद है, एक विक्रम संवाद है, शक संवाद है ना? विक्रम संवत किसने बसाया? विक्रमी। शक संवत कनिष्क ने, है ना? अब ये पूछ रहा है गुप्त संवत, गुप्त संवत का जो संबंध है वो किससे है, ये प्रश्न है। तो इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो इसका सही विकल्प ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त संवत की प्रेरणा दी गई है ना? तो इस बात का भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य में सर्वाधिक सिक्के किसके जारी हुए थे? सोने के, चांदी के, तांबा के, लोहा के, किसके? तो फिलहाल इस विकल्प का सही चुनाव करें कि जो गुप्त साम्राज्य था उसमें सर्वाधिक सिक्के किसके जारी हुए थे, तो वो सोने के थे, याद रखें, है ना? क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस और नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है ना? तो अभी मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य और विक्रमादित्य को ही चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है, ये दोनों की उपाधियां हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। समुद्रगुप्त था ना, उसने ही सिक्के छलवाए थे, मतलब देवी देवताओं वाले, है ना, संगीत वाले। उन पे बीणा ईणा बना था, है ना। समुद्रगुप्त था, और समुद्रगुप्त कौन था? भारत का नेपोलियन कहा जाता था, है ना। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने ही मतलब सिक्के चलवाए थे, उन पे बीणा बीणा थी। तो ये संगीत के प्रति प्रेम था उसका। तो वो कौन थे? गुप्त के ही थे। तो फिलहाल इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न आ गया है आप सभी लोगों के सामने। यहाँ से एक प्रश्न जरूर रहता है कि पूछा जाता है, बाणभट्ट से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। पहले तो बता दें, जो बाणभट्ट थे वो किसके राज दरबारी कवि थे। एक तो यही प्रश्न बनता है, और एक दूसरा प्रश्न बनता है, उसको भी हम बताएंगे, है ना। फिलहाल पहले इसका सही विकल्प चुनते हैं। क्या वो उपकरण के समय थे, कुमारगुप्त के समय थे, हर्षवर्धन के समय थे, कनिष्क के समय थे, कौन थे वो? बता दे रहे हैं इसका सही विकल्प। जो भी विकल्प सी की तरफ बढ़ रहे हैं, कनिष्क की तरफ, वो एकदम सही है, उम्दा है। जो बाणभट्ट का संबंध है वो हर्षवर्धन से। इनकी रचनाएं बहुत ही फेमस हैं, पूछी जाती हैं। एक तो रचना है इनकी हर्षचरित, है ना, बहुत ही ट्रेंडिंग रचना है, हमेशा पूछी जाती रही। एक रचना है इनकी क्या, कादम्बनी, है ना। एक इनकी रचना है कादम्बरी, है ना। ये दोनों बहुत ही ट्रेंडिंग रचना है, आप सभी नोट कर सकते हैं इनको। और यह तो फिर याद ही होगा कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन के थे, है ना। इनकी रचनाएं कौन सी थी? हर्षचरित और कादम्बरी, है ना। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। इनके जो रचनाएं पूछी जाती हैं, याद रखना है ना। फिलहाल इसका विकल्प सही सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पूछ रहा है कि जो हर्षवर्धन थे, इन्होंने अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? क्या मथुरा में की थी, प्रयाग में की थी, वाराणसी में, ताम्रलिप्ति में, कहाँ की थी? बता दें कि हर्षवर्धन वही है जिनकी राजधानी कन्नौज थी, है ना। कन्नौज को इत्र नगरी भी कहा जाता है। और इत्र की खोज किसने की थी? तो नूरजहाँ की माँ अस्मत बानो बेगम ने की थी, याद रखें, है ना। और कन्नौज कहाँ बसा हुआ है? तो गंगा के द्वाब पर बसा हुआ है, याद रख सकते हैं। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा, इसने जो धार्मिक सभा की थी वो प्रयागराज में की थी, याद, इसका सही विकल्प भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन देखो वही आ गया कि एक महान नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? अभी मैंने बताया था, कादम्बरी और हर्षचरित किसकी रचना है। तो जरा सा देर नहीं लगेगी आप लोग सभी लोगों को टिक लगाते हुए। तो ये बाणभट्ट की रचना थी, कादम्बरी और हर्षचरित, है ना। ये भी बहुत ही ट्रेंडिंग रचना है कि हर्षचरित किसकी रचना है? हर्ष की है ना। और एक रचना और बताई थी, कादम्बरी, है ना। और ये बाणभट्ट की, ये किसके दरबार में थे? अभी फिलहाल बताया था, ये किसके दरबार में थे? आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन के समय की है? जरा सा आप बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? मैंने बोला था जब नहीं आ जाए तो बहुत ही इत्मीनान से प्रश्न हल करें। क्या हर्षवर्धन ने नहीं की? क्या हर्षचरित की है, रत्नावली ने की है, प्रियदर्शिका है, जो नागा नद है, ये कौन सी रचना नहीं है हर्षवर्धन की? तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ये हर्षचरित किसकी है? बाणभट्ट की है ना। पूछ रहा था, हर्षचरित की नहीं है। हर्षवर्धन ने 3 रचनाएं लिखी हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनद, है ना। तो आप लोग ऐसे ही सोच लेते कि ये क्या प्रश्न है कि हर्ष ने नहीं की है, इसकी रचना किसने की है? बाणभट्ट ने। अभी तो हाल बताया था, इतने जल्दी भूलोगे तो काम नहीं चलेगा, है ना। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि हर्ष द्वारा आयोजित, है ना, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज की सभा किसके सम्मान में की गई थी? जो जो हर्ष ने कन्नौज में सभा करी थी, वो किसके सम्मान में की थी? क्या फायान के सम्मान में, इतसिंह के सम्मान में, हुतसुंग के सम्मान में, मैखतनीज के सम्मान में? इसकी एक रचना बहुत फेमस है, स्टार लगा के नोट करें कि इंडिका किसकी रचना है? मैखतनीज की है। बहुत ही बार ट्रेंडिंग प्रश्न रहता है। तो फिलहाल इसका 25 का सी विकल्प सही हो जाएगा, है ना। जो भी विकल्प बढ़ रहे थे, 25 का सी विकल्प सही है। फिलहाल इसका विकल्प सी सही है, और मैखतनीज ने इंडिका नामक रचना लिखी है, ये भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यहाँ से हिस्ट्री के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब क्वेश्चन मिलेंगे आपको ज्योग्राफी से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से, है ना। तो बने रहें मेरे साथ, ये
टॉप 100 प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे, है ना। तो आप लोग प्रश्न नंबर 26 को हल करिए। वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है, क्या है वो, किससे नापा जाता है वायुमंडलीय दाब, है ना। बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न रहता है फिजिक्स का। तो फिलहाल इसका सही विकल्प चुनें कि क्या बैरोमीटर है, मिलीमीटर है, वोल्ट मीटर है, डेकामीटर है, कौन सा है। तो जो लोग विकल्प ए की तरफ बढ़ रहे हैं, बैरोमीटर है ना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा वायु दाब। अब ये बैरोमीटर करता क्या है, पारे में भरा हुआ होता है, ऊपर की तरफ जाता है ना। तो आंधी तूफान ओलावृष्टि और नीचे की तरफ ऐसे करके बना होगा, इसमें पारा भरा होगा। अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो आंधी तूफान ओलावृष्टि नीचे की तरफ आएगा तो मतलब मौसम साफ रहता है, ऐसे संकेत देता है। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पूछ रहा है कि अमीबा कितने कोशिकीय सेल है, 1 कोशिकीय, 2 कोशिकीय, 3 कोशिकीय, 4 कोशिकीय। बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहता है बायो से और हम सभी को पता है कि जो अमीबा है वो 1 कोशिकीय जीव जंतु है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा ये कि अमीबा क्या है, 1 कोशिकीय जीव है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि नागालैंड भारत का विभेद जो कब बना, क्या नागालैंड भारत का जो विभेदित राज्य कब बना, क्या 1963 में, 1964 में, 65 में, 66 में। ये थोड़ा सने थोड़ा सा डिस्टर्ब करती हैं, इस वजह से सनों को भी याद करना सीखें, है ना। क्वेश्चन नंबर 28 का जो भी विकल्प ए की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही हैं और जो बी की तरफ गए थे वो सरासर गलत हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जो उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा जो स्टेशन है वो कौन सा है, क्या मालीगांव है, जलगांव है, फुलेरा है, मालाखेड़ा है ना। क्या है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे में, है ना, किसकी बात करता है, महाराष्ट्र पार्ट की बात करता है। क्या मालीगांव है, जलगांव है, फुलेरा है, मालाखेड़ा है। तो फिलहाल इसका सही विकल्प ए हो जाएगा, है ना। जो मालीगांव है ना वो उत्तर पूर्वी सीमांत का सबसे बड़ा स्टेशन है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन है संविधान से कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, क्या राज्यपाल करेगा, राष्ट्रपति करेगा, वो जो मुख्य न्यायाधीश करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, कौन करेगा। जो सीएम होता है ना, पूछ रहा है कि सीएम की नियुक्ति कौन करेगा। अब ये बताओ सीएम क्या केंद्र में रहता है या राज्य में रहता है। सीएम राज्य में रहता है, जैसे उत्तर प्रदेश के सीएम, है ना, ऐसे ही तो बोलेंगे। एमपी के सीएम, बिहार के सीएम, है ना। बिहार क्या है, राज्य है, उत्तर प्रदेश भी राज्य है। जब ये राज्य की बात करेगा, है ना, तो जब ये राज्य की बात करेगा तो इसकी शक्ति किसके पास है, राज्यपाल के पास। जो भी काम करेंगे राज्यपाल से पूछ के करेंगे। तो राज्यपाल क्या है, मुखिया है ना राज्य का। तो राज्यपाल ही शपथ दिलाएगा मुख्यमंत्री को, है ना। बताओ कोई दिक्कत। राज्यपाल से पूछा जाए, ये एक अध्यादेश भी जारी करता है 213 के तहत। ये भी बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहता है ना। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, राज्यपाल, है ना। मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है और शपथ दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़िया ट्रेंडिंग प्रश्न है, साइंस से है कि जो रेफ्रिजरेटर है कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। इसी की गैस जो निकलती है इसे ही ओजोन पर थोड़ा सा असर पड़ता है, इस वजह से ये क्वेश्चन और भी ट्रेंड रहता है ना। ओजोन परत से बात आई है, ओजोन परत 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस, याद रखें। ओजोन परत से एक सम्मेलन भी हुआ था, मॉन्ट्रियल सम्मेलन, है ना, कनाडा में, है ना। और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है, ये भी याद रखें। ओजोन परत करती क्या है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है ना। ओजोन को नापने की इकाई क्या है, तो वो डॉप्सन है। क्या है, डॉप्सन है, याद रख सकते हैं। फिलहाल इसका सही विकल्प चुनें आप। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, फ्रियान होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन होती है, नाइट्रोजन होती है। तो जो भी विकल्प ए की तरफ बढ़ रहे हैं वो एकदम बढ़िया हैं, उम्दा हैं कि जो रेफ्रिजरेटर में फ्रियान गैस नियुक्त होती है ना। अब इससे थोड़ा सा ओजोन परत थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, मैंने बता दिया ओजोन के बारे में, समताप मंडल में पाई जाती है। इसको मापने की इकाई पूछें तो डॉप्सन होती है ना। और ये दिवस भी पूछा जाता है, 16 सितंबर होता है। अगर ये एक संधि पूछता है कौन सी संधि, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संधि, ये कनाडा में हुई थी, है ना, याद रख सकते हैं। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है, क्या जे जे थॉमसन है, डार्विन है, जे थॉमसन है, कलाम आज़ाद हैं, कौन है। कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं ना जिनसे काट देते हैं, है ना, जैसे डार्विन है ना, ये उससे संबंधित हैं, चार्ल्स डार्विन, है ना, किसी से संबंधित है, देखो याद नहीं आ रहा अभी। कलाम आज़ाद साहब तो बिल्कुल हैं ही नहीं। एक जे जे थॉमसन बचे, एक एक जे बचे, जे थॉमस। अब विकल्प का चुनाव कर लें आप, है ना। ये डार्विन प्रजातियों से संबंधित थे, है ना। अब ये थोड़ा सा और देखो याद आ जाए, डार्विन, चार्ल्स डार्विन, है ना। ये इनका एक सिद्धांत बहुत ही फेमस है चार्ल्स डार्विन का। और चार्ल्स डार्विन की रचना भी खूब पूछी जाती है। तो
आप लोगों के लिए घर से क्वेश्चन है चार्ल्स डार्विन के बारे में। 2 चीज़ें पता करने का, ये किससे संबंधित हैं और इनकी रचना बहुत ही फ़ेमस है, पूछी भी जाती है, हज़ारों पेपरों में देखी है ना? तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो इलेक्ट्रॉन की खोज ये इन्होंने नहीं, जे थॉमसन ही थे, इन्होंने की है, तो फिलहाल 32 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन से थे? अब ये असमिया भाषा में जो प्रथम पुस्तक लिखी गई थी वो कौन सी थी? सबसे पहले तो यही पता करना है कि जो असमिया में जो प्रथम पुस्तक लिखी गई थी वो कौन सी थी, और उस पुस्तक को किसने लिखा था ये भी आप लोग पता कर ले जाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए घर से क्वेश्चन है कि स्टार लगाएं इसको, कि ये जो असमिया भाषा में प्रथम पुस्तक है वो किस, मतलब लेखक मैं बता दूंगा, आप लोगों के लिए काम है कि वो पुस्तक को सर्च करें कि वो पुस्तक कौन सी थी, है ना? जब लेखक पूछा है तो किसी दिन पुस्तक को भी पूछ लेगा, है ना? तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 33 पे ध्यान देते हैं। क्या वो आत्माराम शर्मा हैं, मोहन प्रकाश शर्मा हैं, राधे श्याम शर्मा हैं, मोतीलाल हैं? फिलहाल इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो भी लोग आत्माराम की तरफ बढ़ रहे हैं वो प्रथम पुस्तक सही है ना? असमिया भाषा की जो प्रथम पुस्तक है वो आत्माराम की है, याद रख सकते हैं। ये पुस्तक आप लोगों का थोड़ा सा होमवर्क है कि आप लोग इस पुस्तक को देखें कि ये पुस्तक कौन सी थी, है ना? आज लेखक पूछा है, कल पुस्तक भी पूछेगा, तो थोड़ा सी गलती ना करें। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा और किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है, इस बारे में पूछ रहा है। क्या बांग्लादेश है, चाइना है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है? तो ये आप लोग सभी कर ले जाएंगे, आशा है। बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न है, फेमस प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बांग्लादेश। और बता दें बांग्लादेश की सर्वाधिक स्थलीय सीमा लगती है 4096 किलोमीटर, है ना? ये बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न है ज्योग्राफी से। और सबसे कम सीमा किसकी लगती है, तो अफ़गानिस्तान की लगती है। अफ़गानिस्तान की 106 किलोमीटर की, है ना? ये भी याद रखें। फिलहाल इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न रहता है साइंस से, है ना? जो भी प्रश्न है बहुत ही उम्दा प्रश्नों का संकलन है। आप बने रहें, एक एक प्रश्न को देखें और समझें क्या वाकई ऐसे प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? क्या नाइक्रोम से बने होते हैं, सोने के, चांदी के या तांबे के, है ना? तो ये सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि हीटर का तार होता है ना, वो नाइक्रोम का बना होता है ना? तो ये बहुत ही बढ़िया है। इसका गलनांक बहुत ही उच्च होता है इस वजह से, है ना? तो फिलहाल इसका सही विकल्प ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है, अत्यधिक बढ़ता है, कम हो जाता है, ज़्यादा हल्का हो जाता है? आमतौर पे बता दें कि ये ट्रेंडिंग प्रश्न रहता है और लोग जानबूझकर गलत कर लेते हैं। बता दें कैसे गलत करते हैं। देखो, अब लोग सोचते हैं, थोड़ा सा वैसा दिमाग लगा देते हैं, थोड़ा अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा देते हैं। कैसे दिमाग लगा देते हैं कि कोई लोहा है, ठीक है, और वो कई वर्षों से किसी अनजान जगह पे डला हुआ है जिसकी आपको जानकारी नहीं है, लेकिन अचानक वो मिलता है। आप क्या देखते हैं कि उसके में जंग लग चुकी है बुरी तरीके से, उसको पूरा जंग मतलब उसको खा लिया है लोहे को। तो आप लोग सोचेंगे कि जंग लग गई है तो इसका स्वाभाविक भार कम हो गया होगा, है ना? यही बस सोच लेते हैं और टिक कर देते हैं कि कम हो जाता है ना? यही तो सोचते हैं ना कि मतलब जंग लगा हुआ है, कई वर्षों से डला हुआ है ना? तो क्या है कि इसको देखा, समझा कि नहीं ये तो कम हो गया होगा, पहले 2 किलो था अब तो अमन कम हो ही गया होगा, है ना? तो ऐसी चीज़ें नहीं हैं, कुछ साइंटिफिक चीज़ें हैं। क्या हैं कि जब लोहे पे जंग लगेगा तो उसका भार बढ़ेगा, है ना? तो क्वेश्चन नंबर ए का सही विकल्प है। तो इसका सही विकल्प ए हो जाएगा, है ना? भार बढ़ता है जब लोहे पर जंग लगता है ना? तो क्वेश्चन नंबर ए इसका सही विकल्प है। और भी याद आ रहा है कि मतलब किसी भी जस्ते पर जो परत चढ़ाई जाती है उसको क्या कहते हैं? यसीदीकरण कहते हैं, याद रखें इस बात को भी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, यहाँ से बनेगा ज़रूर। सबसे पहले तो बता दें कि जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो किस राज्य में है, तो वो असम में है ना? पहला यही प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है, तो असम में स्थित है। दूसरा, असम में स्थित सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो मांजुली द्वीप है ना? यहीं से घुमा के प्रश्न पूछता है और पूछे भी गए हैं कि पहला पूछेगा कि मांजुली द्वीप कहाँ स्थित है, तो वो असम में स्थित है ना? असम में कौन सा नदी द्वीप है, तो मांजुली द्वीप है। ये किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, याद रखना इसको, ब्रह्मपुत्र नदी पर, है ना? अब जब ये ब्रह्मपुत्र नदी पर आ ही गए तो यहीं से एक क्वेश्चन और इसने पूछ लिया। क्या पूछ लिया भैया? जिला पूछ लिया। ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है ना।
कि हम कितना पढ़ते हैं कि भैया देखो ये द्वीप कहाँ स्थित है, असम में स्थित है ना। जब ये असम भी याद कर लिया, अब फिर उल्टा पूछा कि असम में कौन सा द्वीप है, मांजुली द्वीप है। ये कैसा द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये भी याद कर लिया। ये किस नदी पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है ना। ब्रह्मपुत्र नदी पर अभी एक ही पुल बना था, ढोला सादिया, वो बहुत ही लंबा पुल था, याद रखना इसको भी। और आप बताओ ये क्या मतलब कहाँ से एग्जामिनर क्या करता है कि जिला बताओ, पूछ लिया पातालपुरी, दार्जिलिंग, मुनावरी, शिवसागर, है ना। तो कुछ लोग तो ऐसे भी देखो, मैं तो ऐसे भी काट दूंगा कि दार्जिलिंग कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, जो चाय खेती के लिए प्रसिद्ध है ना। कुछ प्रश्न ऑप्शन ऐसे भी कट कर लिया करो यार, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही विकल्प है ए, पातालपुरी जो जिला है उसमें स्थित है ये सबसे बड़ा मांजुली द्वीप, है ना। तो यहाँ से लगभग 4-5 प्रश्न बनते हैं कि जो सबसे बड़ा नदी मांजुली मांजुली द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है ना। अब ये किस जिला में है, तो पातालपुरी जिला में स्थित है। ये भी देखो नया प्रश्न था, आप लोगों को मिल गया, है ना। और यहीं पे ही ब्रह्मपुत्र नदी पर भी सबसे लंबा पुल बना है, इसका नाम है ढोला सादिया पुल, है ना। और ये भी ट्रेनिंग प्रश्न रहता है इसकी लंबाई, और ये किस कहाँ स्थित है, ये दोनों लोकेशन पूछता है, तो याद कर लें, है ना। फिलहाल इसका सही विकल्प ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किस में होती है ना। बहुत ही मैंने कहा है ना कि बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन मिलेंगे आप सभी लोगों को, जो किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं फालतू का क्वेश्चन कलेक्शन करता हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं देखता हूँ, समझता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन ट्रेंडिंग रहा है उस दौरान। तो ध्वनि की चाल अधिकतम किस में है, क्या स्टील में है, लोटे में लिखा है, ये लोटा नहीं है, लोहे में है ना, या जस्ते में है, या पीतल में है ना। ध्वनि की चाल सबसे कम ये भी पूछा जाता है निर्वात में होती है ना। इसको भी याद रखें, बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न आया जो मैं बता रहा हूँ। निर्वात में होती है सबसे कम, है ना। अधिक पूछता है क्या स्टील में, लोहे में, जस्ते में, या पीतल में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा स्टील में। कभी भी देख लेना, स्टील और लोहे को बजा के सबसे ज़्यादा आवाज़ स्टील में आएगी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बहुत ही उम्दा प्रश्न है। आप लोग जब एनालिसिस करेंगे तो आप लोगों को एक भी प्रश्न ऐसा नहीं मिलेगा कि जो आगामी परीक्षाओं में पूछने की प्रबल संभावना ना हो, या विगत परीक्षाओं में ना पूछा गया हो। किसे भविष्य की ईंधन कहते हैं, या भविष्य की धातु कहते हैं। क्या टाइटेनियम है, लीड है, मरकरी है, प्लेटिनम है। तो ये तो दोनों आप सभी गलत कर लेंगे। अब बचा क्या टाइटेनियम और प्लेटिनम, है ना। तो किसी भविष्य की जो धातु है किसे कहा जाता है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, ये भी ट्रेंडिंग प्रश्न है। अभी मैं बताऊंगा भविष्य का ईंधन, ठीक है। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न है। तो फिलहाल इसका सही विकल्प का चुनाव करें कि भविष्य की धातु किसे कहा जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा टाइटेनियम। ये दोनों नहीं थे, है ना, तो इसको भी गलत कर लेंगे, है ना। तो अब पूछा गया था मैंने कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को कहा जाता है, याद रखना, हाइड्रोजन को, है ना। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पूछ रहा है कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में है। ये थोड़ा सा टाइपिंग में एरर है ना, इसको सुधार करवाऊंगा। कौन सा जो तत्व है वो स्वतंत्र अवस्था में है, क्या सल्फर है, सोडियम है, हीलियम है, बेरिलियम है, कौन सा है। तो जो तत्व है जो जो कि स्वतंत्र अवस्था में होता है वो सल्फर है ना, याद रख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन है, और मुझे आशा है कि आप लोग इसको उड़ा देंगे, क्योंकि मैंने हज़ारों वीडियो में इसको चर्चा की है ना। जो भी लोग निरंतर मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो इनके लिए ये छिंदी सा प्रश्न होगा। इसके बारे में और भी कई चीज़ें मैं बताऊंगा, है ना। तो चाहो तो मैं सभी ऑप्शन को डिस्क्राइब कर दूंगा, लेकिन वीडियो की जो लेंथ हो गई वो लंबी हो जाएगी, क्योंकि अभी 41 प्रश्न ही है, मुझे जाना है 100 प्रश्नों तक, इसलिए आज भी चारों ऑप्शन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। यही वजह है दोस्तों कि मैं चारों ऑप्शन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 100 प्रश्नों तक जाना है, और इस वीडियो का लेंथ भी लंबा हो जाएगा इस वजह से, है ना। फिलहाल मैं जो भी इंपॉर्टेंट लगता है मुझे मैं बता देता हूँ अपनी तरफ से। दिल्ली की जो रजिया सुल्तान थी वो किसकी पुत्र थी, ये तो बहुत ही उम्दा प्रश्न है, आप सभी कर ले गए होंगे कि इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, मोहम्मद तुगलक, है ना। तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। कौन थी इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसके बारे में भी कहानी है कि इल्तुतमिश के जो 2-3 लड़के थे उनमें युद्ध हुआ, और इसकी जो इल्तुतमिश की माँ थी शाह तुर्कान, है ना। वो क्या चाहते थे कि जो बड़ा बेटा है रुकनुद्दीन वो राजगद्दी संभाले, बड़ा बेटा बने। लेकिन यहाँ इसमें क्या था कि सल्तनत में जो अमीर शाह थे ना, अमीर, जिनको अमीर बोला जाता था ना, अमीर, वो क्या करते थे, वो सत्ता को चलाते थे।
कैसे कि वो राजशाही सत्ता को चलाते थे, वही मतलब चुनते थे कि भैया कौन राजा बनेगा कौन नहीं बनेगा, है ना। सत्ता तो फिलहाल उनके ही हाथ में थी, वही चलाते थे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, शाह तुर्कान को वो तो बना दिया राजा, लेकिन वो इतना ज़्यादा योग्य ही साबित नहीं हुआ कि जनता को वो लुभा पाए, उनके लिए अच्छी नीतियाँ बना पाए। तो जनता ने उसे बेखबर कर दिया, बोले हटो तुम मेरे लायक नहीं हो। फिर इसके बाद क्या हुआ, घमासान होने लगा राजपाट में कि ये राजा नहीं, मतलब जनता स्वीकार नहीं कर रही है। तो उस दौरान क्या हुआ कि रजिया सुल्तान ने टोपी और कुल्हा, ये क्या था, लाल टोपी थी और लाल कपड़े, इसको कुल्हा बोलते थे। टोपी और कुल्हा ये दोनों पहनकर राज दरबार में पहुंच गए इस दौरान, है ना। तो सभी लोगों ने देखा कि ये कौन है, बोले इल्तुतमिश की बेटी है। उसकी मतलब बोल चालने की कला को जो राज दरबारी थे उन्होंने देखा कि ये मतलब थोड़ी सी सक्षम है, पढ़ी लिखी है, तो इसको ही मतलब राजा बना दिया गया था उस दौरान। लेकिन इसने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, युद्ध भी लड़ा एक, बठिंडा में एक बहुत ही फेमस युद्ध हुआ था। और है ना, अल्तुनिया से युद्ध भी किया था, हार गई थी बेचारी, और मतलब अल्तुनिया से विवाह भी करना पड़ा था। उसकी शर्त यही थी कि अगर हम जीतते हैं तो विवाह करना पड़ेगा। जब वो जीत जाती है, जब वो मतलब अल्तुनिया जीत जाता है ना, तो मतलब शादी कर लेते हैं दोनों। और जब वो अपने ससुराल जाती है भटिंडा, तो वहीं कुछ कैथल के पास उसकी हत्या कर दी जाती है। ये रजिया सुल्तान की कहानी थी थोड़ी सी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बता दें, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रक्रिया शुरू की थी, बहुत ही फेमस चित्तौड़ का युद्ध भी जीता था पदमनी के लिए, है ना। बाबर कौन थे, बाबर ने सबसे पहले तुलगामा पद्धति का प्रयोग किया था, 1526 का युद्ध शुरू किया था इब्राहिम को हरा के। और खानवा के युद्ध में इसने एक जिहाद का नारा दिया था, ये भी बहुत ही ट्रेंडिंग पूछा जाता है कि जिहाद का नारा किसने दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने, उसने सॉरी बाबर ने दिया था। किस युद्ध में, खानवा के युद्ध में। मोहम्मद बिन तुगलक कौन थे, मोहम्मद तुगलक कौन थे, इसके बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि ज़्यादा समय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि मंदिरों की जो पुण्य भूमि है भारत के किस राज्य को कहा जाता है, क्या तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश को, राजस्थान को, उत्तर प्रदेश को। तो ये तो ऑप्शन से ही गलत कर लें आप, है ना। कैसे राजस्थान, और कुछ मंदिर आंध्र प्रदेश में भी हैं, है ना, तो इसको छोड़ दें। उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी है उसे संस्कृति, है ना, मंदिर हैं बहुत सारे और संस्कृति भी है ना, तो इसको भी छोड़ दें। लेकिन कह रहा है मंदिरों की पूर्ण भूमि, है ना, तो तमिलनाडु उसका सही विकल्प हो जाएगा, है ना। एक मंदिर मैं बता दूं कहाँ है, कांचीपुरी का मंदिर है ना, और एक मदुरई में मंदिर है ना, मदुरई का मंदिर है ना, वो भी बहुत फेमस है ना, बेगई नदी पर स्थित है। तो फिलहाल इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, क्या बाई चौहान थे, या इंदिरा गांधी थी, या सरोजिनी नायडू थी, ममता बनर्जी थी। जो महाराष्ट्र के प्रथम सीएम थे वो बाई बी चौहान थे, याद रख सकते हैं आप इसको, जीके का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, क्या अहमदाबाद को, सूरत को, जयपुर को, नागपुर को, है ना, किसको कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। पूछा जाता है कि सूरत किस नदी पर स्थित है, तो ताप्ती नदी पर स्थित है ना। ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहता है कि सूरत किस नदी पर स्थित है, ताप्ती नदी पर है। पूछ रहा है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है ना। इसका सही विकल्प ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ज्योग्राफी से बहुत ही घिसा पिटा प्रश्न है और सभी लोग कर ले जाएंगे इसको, कोई भी गलत नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत ही चिंदी सा प्रश्न है और बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न भी रहता है, ऐसा बात नहीं है ना। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है, याद रख सक है ना। एक और था कि बिहार का शोक कोसी नदी को, और पश्चिम बंगाल का शोक ये भी याद रखें, है ना। पश्चिम बंगाल का शोक तो किसे कहा जाता है, दामोदर नदी को कहा जाता है ना, दामोदर नदी को। और चीन का शोक किसे कहा जाता है, एक हुआंग हुआंग हो नदी है उसको कहा जाता है, याद रखना इसको, है ना। हुआंग सी नदी है ना उसको। क्वेश्चन नंबर फिलहाल बिहार का शोक कोसी नदी को और पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पूछ रहा है कि जो फिल्म अभिनेता हैं शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से हैं, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से। तो ये बिहारी बाबू हैं, याद रखना है इस बात को, शत्रुघ्न सिन्हा बिहार से संबंधित हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन का जो संग्रह है वो बहुत ही टॉप है, बढ़िया है। आप लोग जब वीडियो देखेंगे तो एनालाइज करेंगे कि हाँ क्वेश्चन अच्छे थे। क्वेश्चन हम अगला देखते हैं कि अलीगढ़ किस उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है, क्या ताले के लिए है, चूड़ी के लिए, आभूषण के लिए, कपड़ों के लिए है। तो अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है ना। चूड़ी के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है ना। और आभूषण के लिए, कपड़ों के लिए तुम्हारा अहमदाबाद प्रसिद्ध है ना। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर इसका सही विकल्प हो जाएगा, अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न है, उम्दा प्रश्न है। क्या आंध्र प्रदेश में है, नागालैंड में, मणिपुर, महाराष्ट्र में? तो ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये है किस चोटी के पीछे, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये डोल्फिन नोज, एक चोटी है डोल्फिन नोज, है ना। इस चोटी के पीछे है, इस वजह से इसको हानि नहीं हो पाती है। जो भी कुछ होता है ये झेल लेती है डोल्फिन नोज, इस वजह से ये सुरक्षित रहता है। तो ये जो विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में स्थित है, किस चोटी के पीछे है? डोल्फिन नोज चोटी के पीछे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? क्या 8 हैं, 9 हैं, 7 हैं, 10 हैं? कितने ग्रह हैं? क्वेश्चन का चयन करें। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अब ऐसे ही प्रश्नों को गलत करेंगे तो आप एग्जाम से स्वाभाविक रूप से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न ही हम लोगों को एग्जाम की तरफ ले जाते हैं, है ना। तो वो प्रश्न हमें गलत नहीं करने चाहिए जो सभी लोग सही करते हैं, है ना। तो फिलहाल इसका सही विकल्प का चुनाव करें। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 8 ग्रह, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि जो डीजल इंजन लोकोमोटिव एजेंसी है वो कहाँ स्थित है? क्या वाराणसी में है, अहमदाबाद में है, कच्छ में है, रुड़की में, है ना। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा ये वाराणसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जो बैसाखी त्यौहार है वो कौन से धर्म के लोग मनाते हैं? ये बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। क्या सिख धर्म के लोग मनाते हैं, हिंदू धर्म के, मुस्लिम धर्म के, ईसाई धर्म के, है ना। तो ये बैसाखी त्यौहार है, ये सिख धर्म के लोग मनाते हैं। फिलहाल इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। जो भी भाई बहन मेरी वीडियो को लगातार देखता है तो मैं बता देता हूँ कि जो प्रश्न मैं पहले करवा चुका हूँ वो कभी गलत नहीं होंगे, क्योंकि सायनामा किसकी कृति है? मैंने स्टार लगवाया था, डबल स्टार लगवाया था कि ये बहुत ही पूछी जाती है। सायनामा किसकी रचना है? फिरदौसी की, अकबर की है, नवाब पटौदी की है, गजल खान की है? तो ये मैंने बताया था कि ये फिरदौसी की रचना है सायनामा। ये बहुत ही उम्दा प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सायनामा किसने लिखी? फिरदौसी ने। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मणिपुर की राजधानी कौन है? क्या इम्फाल है, कोहिमा है, ईटानगर है, हैदराबाद है? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? क्या 1964 में, 65 में, 66 में, 67 में? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए 1964 में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से? तो ये बिल्कुल नहीं है, अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से है। फिलहाल इसको समाप्त कर दिया गया है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? क्या गोदावरी है, रावी है, माही है, गंगा है? ये बिल्कुल नहीं है। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है, हिमालय से, है ना। तो ये तो बिल्कुल नहीं है। और क्या ये गोदावरी ही है ना, जो कि कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से, है ना। ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। और गोदावरी को क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा कहा जाता है, याद रखें, है ना। और दक्षिण की गंगा भी इसी को कहा जाता है, दक्षिण की गंगा, है ना। तो फिलहाल ये गोदावरी से प्रश्न थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? बरौनी है, रायपुर है, कानपुर है, इलाहाबाद है ना। तो क्वेश्चन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, बरौनी में तेल रिफाइनरी स्थित है। क्वेश्चन नंबर स्टार लगाकर नोट करें। पूछा जाए कि पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया? पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया? तेल का कुआं तो वो खोदा गया था डिगबोई। कहाँ खोदा गया था? डिगबोई, है ना। ये डिगबोई कहाँ स्थित है? ये असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में, है ना। पूछा जाए कि पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? डिगबोई, असम में, है ना। बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन पूछने वाला है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पूछा जा रहा है कि किसके नेतृत्व में 1764 में अमेरिका स्वतंत्र हुआ? क्या उस समय जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वाशिंगटन थे, जॉर्ज बुश थे, हिलेरी जॉर्ज थे, डोनाल्ड ट्रंप थे? डोनाल्ड ट्रंप अभी हैं और हिलेरी भी अभी थी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन के समय था, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ऑप्शन को काटना सीख गए, समझो आप एग्जाम को फाइट करना भी सीख जाएंगे। तो जो भी दिक्कत अगर आप लोग नहीं कर पाते हैं तो ऑप्शन पे ध्यान दिया करें, क्या ये हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो अभी थे, हिलेरी क्लिंटन भी अभी थी, तो ये अभी की बात कर रहा है यार, कहाँ 1764 की स्वतंत्रता की। तो वाशिंगटन और जॉर्ज बुश थे, है ना। तो आप लोग लगभग 2 बचे हैं, तो कर ले जाते सही इसको, तो ऐसे भी कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा राजस्थान में किस तरह के पेड़ों पर पत्तियां उगती हैं? क्या छोटी उगती हैं, मध्यम उगती हैं, बड़ी उगती हैं, सूक्ष्म उगती हैं? तो राजस्थान में एक पेड़ होता है, मतलब ऐसे करके, है ना। तो उसको बोलते हैं करील का पेड़। किसका पेड़? करील का पेड़। उसी पे छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चिन्नी सी, है ना। तो क्या है कि ये राजस्थान में छोटी छोटी पत्तियां हैं, ये चिन्नी सी जो मैं कह देता हूँ, किसी की ने मतलब हमसे रोज कहता रहता है चिन्नी सा, है ना। तो ये उसी की हैबिट है ना। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा ए छोटी सी, है ना। आप लोग बुरा नहीं मानना, मेरी भाषा ही ऐसी है, क्या करूँ। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि जो अंजू बॉबी जॉर्ज हैं, इसका
किस खेल से संबंधित है? क्या जो एथलेटिक्स थी, क्रिकेटर थे, हॉकी थी, बैडमिंटन था? तो इसका सही जवाब है ए एथलेटिक्स। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? क्या अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा है, भूमध्य रेखा है, बाह्य रेखा है? विषुवत रेखा के समांतर है ना, तो अक्षांश रेखा ही है। क्वेश्चन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बहुत ही ट्रेंडिंग और उम्दा युद्ध है, इसको सभी लोग कर ले गए होंगे अगर मेरी पिछली वीडियोस देखते हैं तो। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है आप लोगों को जो आप कर ना पाए। मैं 30 क्वेश्चन में ऐसे प्रश्नों को समाहित करता हूँ कि जो हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये तो पानीपत का युद्ध है। 1557 में क्या हुआ था? पानीपत का युद्ध हुआ था 1557 में। क्या यही प्लासी का युद्ध है? 1756 है या 1758 है या 59 है? क्या है? पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई थी, है ना। और ये 1557 क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। बताएं ज़रा आप लोग सही क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। तो ये पूछ रहा था प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1757 में हुआ था, है ना। क्वेश्चन नंबर इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय रानी लक्ष्मीबाई ने किसका सहयोग मांगा था? क्या तात्या टोपे थे, नाना साहब थे, लक्ष्मीबाई थे, मंगल पांडे थे? तो रानी लक्ष्मीबाई के साथ तात्या टोपे जी लड़े थे, याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 64। पिछले वीडियोज़ में ये आधे से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने समाहित किए हुए हैं। आप लोग ने जिस भाई बहनों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? क्या उसकी जो मृत्यु हुई थी रंगून में हुई थी, बर्मा में, मॉस्को में, बर्लिन में, है ना। यही इसी की यही एक कृति आ जाती है कि पिया गई रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन, है ना। तो ये मतलब पहला सल्तनत का शासक था जिसे 2 गज ज़मीन भी भारत में नसीब नहीं थी। ये रंगून में मरा था। इसकी राजधानी बर्मा थी, म्यांमार जानते हैं ना, वहीं, है ना। फिलहाल इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? ये तो बहुत ही खतरनाक प्रश्न है, पूछने वाला ही नहीं था लेकिन क्या करें, पूछ लिया। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न ही आप लोग गलत कर ले जाएंगे, मुझे आशा है इस बात की। तो गलत नहीं करना है, ठीक है। तो क्या कस्तूरबा गांधी थी, कमला देवी थी, पुतली बाई थी, अरुणा देवी थी, कौन थी? क्वेश्चन नंबर 65 का। तो ये इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? क्या यूयुम थे, जवाहरलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, जनरल डायर थे? मैं फिर कह रहा हूँ, जिन भाई बहनों ने मेरी पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो यहाँ 100 प्रश्नों में वो आपको टॉप 30 में मिल जाएंगे। वहाँ टॉप 30 में उन्हीं प्रश्नों का संकलन किया जाता है जो बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न रहते हैं ना। उसकी वहाँ क्या है कि वहाँ समय इतना पर्याप्त होता है कि मैं चारों विकल्प का डिस्क्राइब कर देता हूँ और भी नॉलेज मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज मैं बता देता हूँ। लेकिन यहाँ इतना समय नहीं है क्योंकि मुझे 100 प्रश्नों तक जाना है। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापना जो संस्थापक थे वो कौन थे? आपको याद दिलाने 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ये कहाँ हुआ था? ये मुंबई में हुआ था, याद रखें, है ना। इस समय जो अध्यक्ष थे, मतलब बोल सकते हैं कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? वो यो होम थे, है ना। एक और बता दें कि समय वायसराय कौन था? वो डफरिन थे। कौन थे? डफरिन थे। और डफरिन की एक पंक्ति बहुत ही परीक्षाओं में पूछी जाती है कि ये कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है ना। ये किसकी कृति है? ये लॉर्ड डफरिन की है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? अरे यार अभी बताया था, यो होम ने की थी। इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1885 में। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। अब यहाँ इसका जब ये 1885 की बात थी, इस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था, है ना। दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 86 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी, याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? क्या राजगोपालाचारी थे, सरदार पटेल थे, महात्मा गांधी थे, कैलाश नारायण थे, है ना। सरदार पटेल, क्या महात्मा गांधी, कैलाश नारायण या श्री राजगोपालाचारी जी, है ना। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा कि जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी जी थे, है ना, याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने, ज्योतिबा फुले ने, रामहंस दास ने, हरमिला पुनी ने, किसने की थी? इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो इसका सही विकल्प का चुनाव करें। क्या प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी की पुस्तक लिखी है, याद रखें। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडु ने की है। इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
चोल साम्राज्य की जो चोल प्रशासन था उसकी जो विशेषता थी वो क्या थी? क्या विशेषता थी? क्या ग्रामीण की व्यवस्था थी, धर्मनिरपेक्षता या शासन था या स्वतंत्रता थी? तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, जो ग्रामीण स्वतंत्रता थी, ये चोल प्रशासन की व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि रेशम के जो कीड़ा है भोज पदार्थ क्या है? क्या शहतूत की पत्ती खाता है, जाम की पत्ती, अनार की पत्ती, अंगूर की पत्ती? तो रेशम का जो कीड़ा मिलता है वो शहतूत के पेड़ पे मिलता है, स्वाभाविक है, तो ये सभी गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि शेरशाह सूरी कुछ मैंने पहले ही बोल दिया कि ग्रांड ट्रैंक रोड का निर्माण किसने करवाया? क्या शेरशाह सूरी ने करवाया, महाराणा प्रताप ने, अकबर ने, मान सिंह ने? तो ये सोचने वाला प्रश्न नहीं है कि ये ग्रांड ट्रैंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था, इसने ही रुपया चलवाया था, याद रखें, है ना। इसका जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में स्थित है। कहाँ है? सासाराम बिहार में स्थित है ना। और इसने एक युद्ध लड़ा था 1540 में, बिलग्राम का युद्ध, किसके साथ? हुमायूं को हरा दिया था, याद रखें इसको, है ना। और ये दिल्ली सल्तनत पर बैठ गया था। फिलहाल इसमें इतना ही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? जो सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह था, क्या लोथल में था, लाहौर में था, सिंध पर था, काबुल में था? तो जो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो लोथल में स्थित था, याद रख सकते हैं इसको आप, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्या अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, नागालैंड है, असम है ना। तो सिक्किम तो सबसे कम छोटा है, जनसंख्या में कम, है ना। पूर्वोत्तर राज्यों में सर्वाधिक जो बड़ा राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि मध्य प्रदेश के अतिरिक्त कौन सा राज्य में जो 7 राज्यों की सीमा लगती है? वो मध्य प्रदेश के अतिरिक्त, है ना, मध्य प्रदेश से 7 राज्यों की लगती है। और भी ऐसा कोई राज्य है जिसकी सीमा लगती है? क्या असम से लगती है, बिहार से लगती है, राजस्थान से, गुजरात से, है ना। तो फिलहाल इसका सही विकल्प ए हो जाएगा, असम से। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बहुत ही उम्दा और ट्रेंडिंग प्रश्न है कि कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? क्या सिक्किम में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में, आसाम में? तो इसका सही विकल्प ए हो जाएगा। कंचनजंगा पर्वत जो पर्वतमाला है वो सिक्किम में स्थित है, याद कर लें इसको, बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? ये सूर्य है ना। यहाँ क्या है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, ऐसे ग्रह चलते जाते हैं। तो सूर्य के सर्वाधिक नजदीक ग्रह पूछा था तो बुध हो जाएगा, है ना। तो बुध पहले ऑप्शन पे है, बुध। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि पूर्वोत्तर सीमांतर जो रेलवे का मुख्यालय वो कहाँ है? क्या मालीगांव है, जलगांव है, मालीखेड़ा है, फुलेरा है? तो मैंने बताया था ये पूर्वोत्तर जो राज्य का सबसे बड़ा स्टेशन है वो मालीगांव है। कुछ अभी इसी वीडियो में पिछला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में क्या पाया जाता है? क्या सुक्रोज पाया जाता है, ग्लूकोज, शर्करा, निकोटिन? क्या पाया जाता है? निकोटिन तो ये तंबाकू में पाया जाता है, याद रखें इस बात को। क्वेश्चन नंबर 79 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो ये जो घरों में पाई जाती है चीनी उसमें सुक्रोज की मात्रा होती है ना। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि प्रथम भारतीय जो फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? ये 1913 में बनी थी, याद रखें, पहली मूक फिल्म थी, याद रखें, ये दादा फाल्के साहब ने बनाई थी। फिलहाल इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कह रहा है कि असम के कौन से व्यक्ति राष्ट्रपति रह चुके हैं? क्या वो फखरुद्दीन अली थे, नवाब अली थे, फारूक अहमद थे, अली बाबा थे? कौन थे जो? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जो फखरुद्दीन अहमद थे, इसका सही विकल्प ए सही हो जाएगा, जो राष्ट्रपति रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है? लियो टॉलस्टॉय है, हिलेरी हैं, हॉकिंग जो हॉकिंग्सकॉक हैं, या डॉल्फिन है, कौन है? तो फिलहाल इसका सही विकल्प ये हो जाएगा, लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक है वार एंड पीस है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में कौन है बता दें। सुशील चंद्रा जी हैं, याद रखें, ये बहुत ही उम्दा प्रश्न है, डबल स्टार लगाएं इसको, आने की प्रबल संभावना है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ना। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा जी हैं, याद रखें इस बात को। और ये बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न है, डबल स्टार लगा के नोट करें। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि ए मेरे वतन के लोगों गीत किसने लिखा? क्या प्रदीप ने लिखा, राजेश ने लिखा, गुलजार ने लिखा, या जयशंकर प्रसाद ने लिखा? तो ए मेरे वतन के लोगों इसकी रचना प्रदीप जी ने की है। क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है वायु दाब किसके कारण होता है? क्या घनत्व के कारण होता है, या दाब के कारण, वजन के कारण, गति के कारण? जो वायु दाब बढ़ता है वो घनत्व के कारण बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बहुत ही डबल स्टार लगाएं, इस प्रश्न को पूछा गया है, कई ट्रेंडिंग प्रश्न बना रह चुका है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था? क्या नेक सैनी ने, बाबर ने, खिलजी ने, राम मोहन राय ने? तो ये बहुत ही उम्दा प्रश्न है, ट्रेंडिंग प्रश्न है हिस्ट्री का। तो इसका नेक सैनी ने चंडीगढ़ का रॉक गार्डन बनवाया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। जम्मू किस नदी पर स्थित है? तवी नदी पर, बनारस, रावी, या यमुना? किस नदी पर? तो जम्मू कश्मीर झीलम नदी पर स्थित है, एक छोटी सी तवा नदी है, तवी नदी, उसी पर स्थित है जम्मू, है ना। फिलहाल इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पूछ रहा है कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी? क्या काबुल है, इस्लामाबाद है, गंधार है, सिंध है? क्वेश्चन नंबर 88 का सही विकल्प चुने। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल है ना। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर अगला अगला देखते हैं।
कौन सा शहर जापान की राजधानी है? क्या टोक्यो है, दिल्ली है, रूस है या बीजिंग है? जब मैं 7-8 में पढ़ता था मुझे याद है भली-भाँति कि मतलब सर पूछते थे कि बताओ जापान की राजधानी कहाँ है? तो मेरा एक मित्र कह देता था कि देखो सर इनको रोक लो, अब टोका सो टोका लेकिन अब ना टोकियो, है ना? तो मतलब मेरा मित्र भी मुझे बताने की कोशिश करता था कि देखो सर रोक लो इनको, मुझे अब टोका सो टोका लेकिन अब ना टोकियो, है ना? उसने मुझे मतलब हिंट बता देता क्योंकि पहले रट्टा मारते थे बुरी तरीक़ा से, है ना? तो मुझे याद आ जाता था कि जापान की राजधानी टोक्यो, मैं बोल देता हाँ सर टोक्यो, है ना? जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। किस देश में जो बहुत ही उम्दा प्रश्न है कि पिरामिड किस देश में पाए जाते हैं? क्या मिस्र में है, भारत में है, अमेरिका में, रूस में है? तो जो पिरामिड पाए गए हैं वो मिस्र में पाए गए हैं, याद रखें। प्रश्न नंबर 90 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पूछा जा रहा है कि किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ये भी पूछने वाली बात नहीं है, ये ऊँट को कहा जाता है। जो ऊँट का जो कूबड़ होता है ना, कूबड़, उसमें क्या संग्रह करता है? क्या पानी या वसा, है ना? तो वो वसा का संग्रहण करता है, याद रखें, पानी नहीं करता, इस बात को याद रखना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था, पोरबंदर जिले में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा बाई था, है ना? तो ये 1859 में जन्मे थे पोरबंदर में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जो रेल की जो मीटर गेज होती है उसकी चौड़ाई कितनी है? 1 मीटर है, 2 मीटर है, 5 मीटर, 6 मीटर है? इसका सही विकल्प का चुनाव करें। जो रेल के जो पथ की मीटर गेज की चौड़ाई है ना वो कितनी है? जो 1 मीटर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्या रूस है, भारत है, चीन है, अमेरिका है? तो भूल भी नहीं जाना, ये जनसंख्या में सबसे नंबर 1 है ना? जनसंख्या में पहले नंबर पे है कौन? चीन, सबसे बड़ा देश है ना? इसके बाद आता है दूसरे नंबर पे भारत, है ना? लेकिन पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है कौन सा? भारत। लेकिन पहली दृष्टि पे कौन है? रूस। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? क्या एशिया है, उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, दक्षिण अमेरिका है? क्या है? तो उसका सही विकल्प हो जाएगा एशिया सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि विश्व का सबसे लंबा पशु कौन है? ये भी कोई बताने वाला प्रश्न नहीं है, जिराफ ही सबसे लंबा पशु है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? एवरेस्ट है, अरावली है? ये 2 ऑप्शन टाइप नहीं कर पाया। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 है, ये भी याद रखें, है ना? और मंगल ग्रह पे एक एवरेस्ट से ऊंचा भी है नेक्स्ट ओलंपिया, जो 3 गुना से ऊंचा है, याद रखें। किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर, है ना, नेक्स्ट ओलंपिया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे, अम्बेडकर जी थे, दादा भाई नौरोजी थे, महात्मा गांधी थे। पहले ब्रिटिश संसद में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन है? दादा भाई नौरोजी। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन है जिसमें 7 सदस्य होते हैं? अम्बेडकर जी, है ना? दादा भाई नौरोजी पहले जो ब्रिटिश संसद में भाग लेने वाले। दादा भाई नौरोजी ने ही धन निष्कासन का सिद्धांत दिया है। किसका? धन निष्कासन का। इनकी पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी ऑफ इंडिया, है ना, याद रख सकते हैं। महात्मा गांधी के बारे में मैं कभी बताऊंगा पूरा डिटेल से। और इनका हाँ थोड़ा सा याद रख लें, इनका पहला सत्याग्रह था 1917 का चंपारण सत्याग्रह, है ना? और ये राजेंद्र प्रसाद थे जो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक में राष्ट्रपति चुने गए। क्वेश्चन नंबर 99 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये लास्ट प्रश्न है इस सेशन का। मैंने टॉप 100 प्रश्नों को हल किया है और एक एक प्रश्न को बताया है। अब इतना ज़्यादा समय नहीं था कि मैं पूरी चारों विकल्प को डिस्क्राइब कर सकूँ, क्योंकि मुझे 100 प्रश्नों तक जाना था। 30 प्रश्नों में थोड़ा सा अच्छा टाइम मिल जाता है, इस वजह से मैं चारों ऑप्शन को डिस्क्राइब कर देता हूँ। लेकिन फिर भी जो भी गलतियाँ हों क्षमा करें। फिलहाल अभी तक 100 प्रश्नों को देखते हैं। लास्ट प्रश्न को और देख लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो जो थे तेंजिन थे। अगर पूछा जाता है महिलाओं में पूछा जाता है तो कौन थे? बताओ ज़रा, महिलाओं में अगर पूछा जाए माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये आप लोगों के लिए घर से प्रश्न रहेगा कि माउंटेन एवरेस्ट पर चलने वाली प्रथम महिला है कौन थी? अरे सुन लो, क्यों इतना मेहनत करोगे? जुंको तोबई थी, है ना, जो जापान की थी, पहली महिला थी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। तो ये अभी तक 100% थे। जो भी लोग भाई बहन जुड़े हैं हमसे, उनसे कहना चाहूँगा कि घर पे पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें, उम्दा रहें। तो अभी तक जिन भाई बहनों ने, साथी ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियोज आपको समय तक मिल सके। आज के लिए इतना पर्याप्त है। पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।